गुड इवनिंग एवरीवन। अभी ज़रा कमेंट करिए और मुझे बताइए कि एम आई विजिबल एंड ऑडिबल। इज़ एवरीथिंग ओके सो दैट आई कैन स्टार्ट द क्लास। आज हम लोग नरेशन की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। पहली क्लास है। मैं आगे बढ़ूं उसके पहले कमेंट करके पहले ये बताइए इज़ एवरीथिंग ओके। गुड इवनिंग कियारा जी। अब देखिए, नरेशन की जो आज हम क्लास करने वाले हैं वो होंगे हमारे आज बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ही सीखेंगे आज। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की सारी बातें पहले से पता भी होंगी, लेकिन चला इसलिए रहा हूँ कि जिन्हें नहीं पता, जो नए बच्चे हैं, उनको भी ये सीखने में आ जाए। ठीक है, तो चलें भाई, सबसे पहले सेंटेंस को ही समझ लेते हैं। नरेशन में जिन हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की बात करना चाहते हैं उनके फंक्शन के बेसिस पे, तो 5 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में 2 तरह के सेंटेंसेस आ गए। एक हो गया नेगेटिव। अब ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देख लें, फिर नरेशन का बेसिक्स भी हम सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले टाइप बता दो पूरा, तो आगे मुझे पढ़ाना जो है आसान रहेगा, दिक्कत नहीं आएगी पढ़ाने में। अभी नेगेटिव का मतलब क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, एक हेल्पिंग वर्ब होगा, नॉट होगा, मेन वर्ब होगा, फिर आगे कुछ भी आ सकता है। जैसे यू आर नॉट प्लेइंग, यू आर नॉट प्लेइंग। आगे कुछ लगाने का मन करे तो लगा दीजिए, चेस। ये रहा नेगेटिव सेंटेंस। मुझे पता है आपको पता होगा, स्टिल मैं कुछ बेसिक चीज़ें लेके चलूँगा ना, तो आपको समझने में आगे बेहतर अच्छा फील होगा। बी अफर्मेटिव हो सकता है। अफर्मेटिव का मतलब जिसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो आपका, नॉट ना हो, वो टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब के साथ भी आ सकता है। आगे कुछ भी आए क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे उसी को मैं लिख दूं, यू आर प्लेइंग देयर, तो ये नेगेटिव नहीं था, ये हमारा अफर्मेटिव था। तो असर्टिव सेंटेंस अगर मैं बोलूँगा तो आप ये जान लीजिएगा कि नेगेटिव और अफर्मेटिव दोनों तरह के सेंटेंसेस की बात हो रही है। एक दूसरे तरह का सेंटेंस हमारा हो सकता है, वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी इंट्रोगेटिव तो आपको पता ही होगा कि या तो हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत होगी, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, अब आगे कुछ भी हो सकता है, बट ये होगा क्वेश्चन मार्क। एक और तरीका हो सकता है क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब। ये सारी बातें हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, वर्ब वगैरह में, टेंस वगैरह में। इसमें सारी बातों को बताने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि नरेशन और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस से कोई अलग से टॉपिक नहीं होते हैं। आपने बाकी सारे टॉपिक्स अगर अच्छे से पढ़ा है तो नरेशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस बड़े इजीली अपने आप समझ में आ जाते हैं। बस सबको आपस में रिलेट करना होता है। तो पहले इन्हीं को समझ लिया जाए। ये समझ लेंगे तो आगे फिर मुझे समझाना आसान हो जाएगा। ऑफ कोर्स नेगेटिव रहेगा तो नॉट तो फिर सब्जेक्ट के बाद ही आएगा। अगर मैं इन पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखना चाहूँ तो वो ये हो सकते हैं, जैसे कि आर यू, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, तो ये बन गया सब्जेक्ट, ये बन गया इंट्रोगेटिव। क्वेश्चन वर्ड से अगर आप शुरू करेंगे, एक्चुअली में जो ये हेल्पिंग वर्ड से जो सेंटेंसेस शुरू होते हैं ना, ये आपके यस या नो आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। या तो इनका आंसर हाँ में आता है या तो ना में। आर यू गोइंग? यस। आर यू गोइंग? नो। ये जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं ना, इट रिक्वायर्स एन एक्सप्लेनेशन। इसमें हमें कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन देना होता है। यहाँ आप नहीं बोल सकते यस या नो। व्हेन आर यू कमिंग? यस। व्हेन आर यू कमिंग? नो। ये तो होता नहीं, एक सेंटेंस से बताना पड़ेगा। तो मान लेते हैं इसे को मैं अगर इंट्रोगेटिव बना ही दूँ क्वेश्चन वर्ड के साथ, तो व्हेन आर यू गोइंग देयर। ठीक है। अच्छा, आप ध्यान दीजिएगा, जब हम असर्टिव सेंटेंस यूज़ करते हैं तो वर्ब में चाहे मेन वर्ब हो चाहे हेल्पिंग वर्ब के साथ आए,
हम हमेशा सब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, ये बातें याद रखिएगा, इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है आगे। ये असर्टिव में जब हम इंट्रोगेटिव यूज़ करते हैं तो इसमें हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं। ये दोनों बातों की काफ़ी आगे जरूरी, मुझे लग रहा था ब्लड है क्या ये स्क्रीन, एक मिनट थोड़ा देखने दीजिएगा। तो देखो तो इसे जरा, ये ब्लर्ड है कि सही दिख रहा है, जरा बताएं कमेंट करके तो आप लोग। मुझे लगा आप थोड़ा ज़्यादा अच्छा है पहले की तुलना में, है ना? पहले की तुलना में बेहतर हुआ है कि वैसा ही था? सही है, ठीक है फिर। तो ये दोनों टाइप ऑफ सेंटेंसेस जरूर याद रखिएगा, इनकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है आगे। अब हम आते हैं यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस में, टाइप है तीसरा इंपरेटिव। अब हम जनरली इसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस की बात करते हैं, ऐसे हम लोगों ने पढ़ा ही था एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में। अब अगर मैं इसमें कुछ एग्जाम्पल दे दूं तो ज़्यादा अच्छा होगा। पहला, ओपन द डोर, ये ऑर्डर है। दूसरा, प्लीज़ हेल्प मी, रिक्वेस्ट है, समझ गए होंगे आप। एक हो गया यहाँ पे एडवाइस के लिए, लव योर पेरेंट्स, दिस इज जस्ट एन एडवाइस, ठीक है। ये रहे हमारे इंपरेटिव सेंटेंसेस हो गए, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंसेस में मैं थोड़ा सा आप लोगों को इन्फिनेटिव के बारे में बताना चाहूँगा, पहले भी जान रहे हैं, बस ऐसे ही जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इन सब की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है आगे। हिंट के तौर पे बस कुछ याद दिलाना चाहूँगा पुरानी क्लासेस। इन्फिनेटिव तो पढ़े ही होंगे आप लोग, जिसे हम कहते हैं 2 + द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, याद होगा आप लोगों को। रिवीजन राउंड चल रहा है। मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, सब वर्ब वगैरह हम पढ़ा था हमने, वर्ब में, एडवर्ब में। आई वॉन्ट टू गो, ठीक है, सब्जेक्ट है, ये रहा हमारा मेन वर्ब और ये बन गया नॉन फाइनाइट वर्ब। ये क्या बन गया? नॉन फाइनाइट वर्ब। तो एक्चुअल में होता क्या है ना कि जब मेन वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के बीच में कोई नाउन प्रोनाउन नहीं आता यहाँ बीच में, तो जो सब्जेक्ट मेन वर्ब का होता है वही सब्जेक्ट मान लिया जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब का है। ये दिमाग में रखिएगा, सेम सब्जेक्ट। दूसरा एग्जाम्पल लिख लें, आई वॉन्ट यू टू गो, ये याद होगा आपको, सब्जेक्ट है, वर्ब है, अब ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया मान लेते हैं। ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब आया, अब नॉन फाइनाइट वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ये एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट तो आ ही गया। तो ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब है और जो मेन वर्ब है, इसके बीच में अगर कोई नाउन प्रोनाउन आता है तो ये नाउन प्रोनाउन ही जो है इसका सब्जेक्ट हो जाता है और ये हो जाएगा इसका सब्जेक्ट। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो एक्चुअल में है क्या, ये जो वर्ड है इसका जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, यही ऑब्जेक्ट उसके लिए सब्जेक्ट बना हुआ है। समझ में आ गई बात? ये दिमाग में रखिएगा। इतना दे रहा हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। अच्छा, मैंने एक एग्जांपल लिखा यहाँ पे, जैसे कि इंपरेटिव में ही इधर लिख दूँ क्या? आइए लिख लेते हैं कि एग्जांपल और 4, 3 तक तो वहाँ हुआ ही था। एक एग्जांपल यहाँ 4 लिख लेते हैं। मैंने मान लीजिए लिख दिया, डोंट ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर, ठीक है ना। ये डोंट है। डोंट ओपन द डोर का मतलब ऑर्डर आपने दिया किसी को कि वो काम ना करे। तो नेगेटिव वर्ड्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि एक वर्ड लिख देता हूँ यहाँ पे, किसी को कोई काम मना करने के लिए अगर करना है तो फॉरबिड एक वर्ड होता है, फॉरबिड। इसका मतलब होता है खुद ही नेगेटिव होता है, किसी को कोई काम करने से मना करना। तो इसका सेकेंड फॉर्म आपका होता है फॉरबिड और इसका थर्ड फॉर्म होता है फॉरबिडन। ये जरूर दिमाग में सारी बातें रखिएगा आप। अगर इन बातों को दिमाग में नहीं रखेंगे तो आगे तकलीफ होने वाली है नरेशन में। तो मुझे लगता है कि तीसरा पार्ट भी हमारा समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इंपरेटिव सेंटेंस एक फोर्थ टाइप का सेंटेंस हो सकता है हमारा। वो फोर्थ टाइप आपका हो सकता है ऑप्टेटिव।
ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव का मतलब कि आप किसी के लिए विश कर रहे हैं, मतलब प्रेयर कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं किसी को आप विश कर रहे हैं, किसी को ग्रीट कर रहे हैं, किसी को कर्ज दे रहे हैं, तो ये रहे हमारे आपके ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। हिंदी में कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। कुछ सेंटेंसेस आप समझ सकते हैं, मे गॉड हेल्प यू, ये हमारा एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है, भगवान तुम्हारी मदद करें। अब मुझे कमेंट करके जरा बताइए कि क्या इतनी बातें आपके समझ में आई। ये जो सारी बातें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो वो ये मुझे बताए, जल्दी से कमेंट करें, बताएं। आ गया, चलिए बढ़िया है। किसी को विश कर रहे हैं आप, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, तो ऑप्टेटिव ही है। गुड मॉर्निंग किसी को बोल रहे हैं आप, तो ये सब हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। इच्छा रेफर करना, मे यू डाई, भगवान करे तुम मर जाओ, लिख ही लेते हैं यहाँ पे, मे यू डाई, भगवान करे मर जाओ। ये सब हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के पार्ट हैं, इच्छा सूचक वाक्य। इन सारी बातों को दिमाग में रखना है, कौन सा ऑप्टेटिव है, कौन सा। अच्छा, एक और टाइप बचता है इसका, उसको भी लगे हाथों यहाँ समझ लेते हैं हम। 5th टाइप है, इन्हीं 5 तरह के सेंटेंसेस को हमें पूरे नरेशन में पढ़ना है। वह है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। ये आपके सडन फीलिंग्स को रेफर करने के लिए यूज में आते हैं। अभी वो अच्छी खराब कैसी भी फीलिंग्स हो सकती है, जैसे अलेस, ये दुख को रेफर करने के लिए वर्ड हम यूज करते हैं, अलेस आई एम अनडन, मतलब मैं बर्बाद हो गया, चौपट हो गया। आप लिख सकते हैं हुर्रे, वी वन द मैच, हम मैच जीत गए। ये सब एक्सक्लेमेशंस के लिए होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। आप लिख सकते हैं व्हाट अ कैट, व्हाट अ कैट, सरप्राइज शो करना चाह रहे हैं ना आप लोग यहाँ पे। तो ये 5 तरह के सेंटेंसेस हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको मैं समझा पाया, हालांकि पीछे भी कई बार इस तरह की चीज़ों को जिक्र हम कर चुके हैं। स्टिल ये जो जितनी बातें मैंने बताया आपको, चारों 5 तरह के सेंटेंसेस, क्या इनके बारे में आपको समझ में आया? इसमें कोई डाउट है क्या? तब फिर नरेशन शुरू किया जाए यहाँ से धीरे धीरे। कमेंट करें और बताएं मुझे, अगर ये बेसिक बातें क्लियर हैं। 10-15 मिनट लगे, इसी में 13 मिनट लगे, तो फिर मैं नरेशन की क्लास की शुरुआत करूँ। अब नरेशन में मैं इनकी सबकी ज़रूरत पड़ने वाली है, ये ज़रूर दिमाग में रखिएगा आप। जी सर, क्लियर है। चलें भाई, आ जाएं फिर तब आप। सबसे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहीं बता दूं क्या? थोड़ा सा नहीं, यहाँ से नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आ जाएं भाई, पूरा है ना, 2 पेजेस हैं, ठीक है। आज देखिए, नरेशन में सबसे पहले 2-3 बातें समझ लेते हैं हम। नरेशन बना हुआ है नैरेट से। नैरेट समझते हैं आप? दिस इज अ वर्ब। अगर नैरेट है तो कोई ना कोई नैरेटर भी होगा। नैरेटर, ये नाउन है। अब आता है वर्ड यहाँ पे नैरेशन। हमें पढ़ना, ये दोनों नाउन है। ये नरेट का मतलब, टू नरेट अगर हमने किया तो इट मीन्स टू डिस्क्राइब समथिंग, किसी चीज़ के बारे में बताना इज कॉल्ड टू नरेट। नरेट अ स्टोरी, नरेट करो स्टोरी को। नरेटर का मतलब हो गया वो पर्सन जो नरेट करे, यानी वन हु नरेट्स समथिंग, जो किसी चीज़ को नरेट करे। नरेटर उसे कहते हैं, सुनाने वाला। नरेशन क्या होता है? नरेट क्या बोला? वन हु डिस्क्राइब्स। तो एक काम करते हैं ना, सारा एक ही तरह का लिखते हैं। वन हु
describes something. नरेशन क्या होता है? What is described. जो चीज़ डिस्क्राइब की जाती है वो हो गया आपका नरेशन. समझ में आई बात? यानी कि जो नरेशन है, नरेशन कुछ और नहीं होता है, वो है आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स. नरेशन क्या है? इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स. यानी जो घटनाएं घटित हुई हैं उन्हीं इवेंट्स को डिस्क्राइब करना इज कॉल्ड नरेशन. अब किसी बात को, जिस चीज़ को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसको करने के दो तरीके हो सकते हैं. एक बात समझिएगा, एक होता है डायरेक्ट स्पीच, दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच. नरेट करने के दो तरीके. पहला, एक तो होता है डायरेक्ट स्पीच. क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच. इसमें हम करते क्या हैं कि जो आपका रिपोर्टर होता है वो स्पीकर की बात को हूबहू वैसे ही रिपोर्ट कर देता है. यानी कि स्पीकर ने जो बोला है उसमें कोई भी चेंज उसमें नहीं करता है. यानी कि डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि द रिपोर्टर जो जिस बात को रिपोर्ट कर रहा है, ऐसे नहीं, ऐसे लिख लेते हैं, द रिपोर्टर speaks the exact words of the speaker. The exact words of the speaker. इसमें कहीं से कोई छेड़छाड़ वो करता नहीं है. ये हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में आते हैं. आ जाइए ज़रा, मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. अच्छा फील होगा आपको, कोई घबराने वाली बात नहीं है. क्या लिखा जाए इसमें? आइए, राम सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा. आज हम जान रहे हैं नरेशन में क्या क्या पढ़ना है हमें. राम सेड टू मी, यू आर नॉट माई फ्रेंड now. You are not my friend now. इस सेंटेंस को अगर ध्यान से देखा जाए तो राम सेड, इसमें जो राम है ये क्या है? आपका स्पीकर है. स्पीकर ने कुछ कहा है, इसे क्या बोलेंगे हम? स्पीकर. जो मी है यही रिपोर्टर है. ये जो अंदर बात कही गई है ना, ये रिपोर्टर की अपनी स्पीच नहीं है, ये ओरिजिनल स्पीच है इस स्पीकर की. राम ने कहा कि यू आर नॉट माई फ्रेंड नाउ, इस बात को रिपोर्ट कर रहा है रिपोर्टर. तो ये जो रिपोर्ट कर रहा है, तो इन्वर्टेड कॉमा, कॉमास इस बात के इंडिकेशन होते हैं. स्पीकर ने जो बात कही थी, सेड, उसको हुबहू वैसे ही रिपोर्ट कर देना. तो ये ही कहा गया रिपोर्टेड स्पीच. क्या बोला गया? रिपोर्टेड स्पीच. ये स्पीच रिपोर्टर की नहीं है, ये स्पीच स्पीकर की है. जो बोल रहा है भाई, राम ने कहा तो राम ही स्पीकर है. राम सेड टू मैं, ये बात रिपोर्ट कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ. यानी मैं रिपोर्टर हो गया. मैंने उसकी कही हुई बात को वैसे ही रख दिया. ये जो पार्ट है ये पूरा ये रहा आपका, इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब. क्या बोलते हैं इसे? रिपोर्टिंग. इसे हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब. क्या इतनी बातें आपके समझ में आई? यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या आपको? जल्दी से बताएं. क्लियर हो गया? चलिए बढ़िया. अब देखिए, इस चीज को मैं बदलना चाहता हूँ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में. तो यही लिख लेता हूँ, इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है ना? इसमें क्या होता है कि द रिपोर्टर
जो होता है वो स्पीकर के उसी बात को नहीं बोलता, उसे अपने शब्दों में बोलता है। तो ये क्या बन जाएगा आपका कि द रिपोर्टर यूजेज हिज ओन वर्ड्स। जो रिपोर्टर है, जो रिपोर्ट कर रहा है, वहां पे ये इनडायरेक्ट मैंने ये अपने वर्ड्स को यूज करता है इन प्लेस ऑफ द स्पीकर्स। मतलब स्पीकर के जो वर्ड्स थे उन वर्ड्स के प्लेस पे रिपोर्टर अपनी बात को अपने शब्द उसी बात को अपने शब्दों में कहता है। अभी जैसे अगर मैं एग्जांपल यहाँ लिखूँ, इसमें इसको अगर चेंज करके अगर बोला जाए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, मतलब कुछ ऐसा बनेगा, राम टोल्ड मी, राम टोल्ड मी। ठीक है, वो जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा दैट। ये जो यू है ये इस मी के हिसाब से बदल जाएगा तो हो जाएगा आई। चूंकि वहाँ पास्ट है तो इस वॉज के जगह पे, सॉरी आर के जगह पे यहाँ हो जाएगा वॉज नॉट। वो माई राम के हिसाब से हिज फ्रेंड देन। अब आप इस सेंटेंस को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यू विल कम टू नो समथिंग। पहला रेड लेते हैं, ये नाउ एक एडवर्ब था, वहां से यहां आकर के देन हो गया, यानी कि चेंज इन एडवर्ब दिखाई दिया। यहाँ माई एक डिटर्मिनर था, वो माई डिटर्मिनर यहाँ पे हिज हो गया। ये एक प्रोनाउन था, वो प्रोनाउन यहाँ पे आए हो गया। ये आप देख रहे हैं टेंस, ये आप देख रहे हैं टेंस। वहाँ पे आर का क्या बन गया ये। बाकी कंजंक्शन तो यहाँ पे नया आ ही गया कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे। यहाँ सेट टू बन गया टोल्ड टू, तो रहा वर्ब का चेंज आपका, है ना। ये वर्ब यहाँ अलग था, रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ पे बन गया ये। अभी डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट में आते हैं तो कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। इन्वर्टेड कॉमास अगर लगे हुए हैं तो एक बात तो क्लियर है कि दैट इज द ओरिजिनल स्टेटमेंट सेड बाय द स्पीकर एंड द रिपोर्टर रिपोर्टेड while reporting use the same words of the speaker. But in indirect speech it is not so. The reporter uses his own words in place of the speakers. Speaker के स्पीच की जगह पे वो, मतलब स्पीच तो उसी की रहती है लेकिन उसको अपने शब्दों में बोलता है। जब वो उसे अपने शब्दों में बोलता है तो ऐसे कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो आप देखेंगे कंजंक्शन बदला है, उधर वर्ब बदला है, इधर प्रोनाउन बदला है, इधर टेंस बदला है, इधर डिटरमिनर बदला है, इधर एडवर्ब बदला है। यानी कि पूरे के पूरे ये जो टॉपिक है नरेशन, इसमें हमें कुछ और नहीं पढ़ना है। इसमें इन सारे जितना आज तक हमने पढ़ा है ये पूरे का कॉम्बिनेशन है, वही बस हमें पढ़ना है और हमारा काम खत्म। आइए भाई, समझ में आ गया इतना। ये कैसे चेंज हुआ है तो सीखना है हमें। अभी मैंने कुछ सिखाया नहीं, बस बता रहा हूँ कैसे, मतलब कुछ बदल जाता है। तो क्या क्या बदल गया इसमें आज देख लेते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम जाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। समझ में आ रही है बात। हमें क्या करने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। अब वो तीन तरह के चेंजेस होंगे हमारे। एक तो बनेगा चेंजेस ऑफ टेंस, दूसरा changes of determiner and adverbs, तीसरा changes of pronoun, fourth one change in conjunction। यहाँ पे क्या था, कंजंक्शन नहीं लिखा गया, हाँ, चेंज ऑफ कंजंक्शन। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो पूरे नरेशन में हमको सीखने हैं, ठीक है ना। तो रिपोर्टिंग वर्ब वो होता है जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है, रिपोर्टेड स्पीच वो होता है जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है। तो यहाँ से एक छोटा सा नोट लिखते हैं भाई,
सबसे पहले आपके काम को आसान किया जाए। देखिए, नोट नंबर 1, देयर इज नो चेंज in tense and, या ऐसे लिखते हैं, टेंस, डिटर्मिनर एंड adverb. There is no change in tense, adverb, in determiner and adverb in reported speech. बाकी सारे चेंजेस होंगे, नो चेंज होंगे। कब नहीं होंगे? when the reporting verb is in present और फ्यूचर। कहने का मतलब ये है, जब ये रिपोर्टिंग वर्ब जो मैंने यहाँ लिखा है पूरा ये वाला हिस्सा, ये पास्ट की जगह अगर प्रेजेंट होता या फ्यूचर होता, तब इसके अंदर देखिए कंजंक्शन बदलेगा, प्रोनाउन बदलेगा, लेकिन ये जो टेंस है ये वाला और ये वाला, सॉरी प्रोनाउन, टेंस हो गया और ये एडवर्ब हो गया और डिटर्मिनर हो गया। डिटर्मिनर मतलब दिस दैट वाले जो केसेस हैं वो प्रोनाउन तो बदल ही जाएंगे, उनमें चेंजेस नहीं होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, मान लेते हैं हमने एक सेंटेंस लिखा यहाँ ऐसे, राम सेज टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, यू met me yesterday। अब आप देखेंगे तो ये जो yesterday लिखा है दिख तो रहा है ना, नहीं कट जा रहा है, थोड़ा रुक जाएं आप, साफ ही लिख दूं इसे पूरा, तो ऊपर हो जा रहा है, से टू मी है ना, नीचे कर लेते हैं इसे, यहाँ लिख लेता हूँ, दूसरा एग्जांपल कर देता हूँ मैं, यू विल मीट मी, मान लेते हैं कि टुमारो है, ठीक है ना, ऐसे एक सेंटेंस लिख देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बाकी सारे चेंजेस तो होंगे जो मैंने अभी पढ़ाए नहीं है, तो नहीं पढ़ाया तो इसे लिख देता हूँ खुद ही मैं। ये सेज टू का जैसे जनरली जो है असर्टिव सेंटेंस होता है, क्योंकि ये जो अंदर लिखा गया है तो असर्टिव सेंटेंस ही है। ये क्या है? असर्टिव सेंटेंस। तो जब हम असर्टिव सेंटेंस की बात करते हैं तो ये लगे हाथों सीखते रहिए आप। जो से है वो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आने में भी से ही रहता है। अगर से टू है तो डायरेक्ट से आने पे ये टेल हो जाता है, ये दिमाग में रखिएगा आप लोग। मान लेते हैं कि अगर ये पास्ट होता तो सेड होता, तो सेड का तो सेड ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये सेड टू रहा होता, पास्ट की बात कर रहे थे, ऑफ कोर्स हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन असर्टिव सेंटेंस में लगेगा ऐसे ही, सेड टू है तो टू लग जाएगा ना, तो फिर टोल्ड या टेल ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो सीधी सी बात है। अच्छा एक बात और, जब असर्टिव सेंटेंस को हम कन्वर्ट करते हैं, टेंस चाहे जो भी हो, तो जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं उनको, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जब हम हटाते हैं तो वहाँ पे जो हम कंजंक्शन यूज़ करते हैं, दैट कंजंक्शन इज ऑलवेज दैट, ठीक है ना। और ये कंजंक्शन ऑप्शनल होता है, आप चाहें तो कंजंक्शन लगाएं, चाहे तो कंजंक्शन ना लगाएं, दिस इज़ ऑल योर चॉइस। कई बार लग के आ भी जाते हैं, नहीं भी लग के आते हैं, लग जाएगा तो बेहतर है। सेज टू है तो टेल्स बनाई देते हैं इसे यहाँ से इनडायरेक्ट में, राम टेल्स मी। अब चूंकि असर्टिव सेंटेंस है आगे तो क्या बन जाएगा, दैट। अब प्रोनाउन के चेंजेस तो होंगे, तो मैंने तो कुछ अभी सिखाया ही नहीं है आपको, तो फिलहाल मैं बना देता हूँ। आय बन जाएगा, ये इसके हिसाब से आगे सीखा जाएगा। ये आय तो ठीक है, आय के साथ तो शैल ही लगता है, तो टेंस कहाँ बदला, टेंस नहीं बदलेगा, शैल का शैल ही रहेगा। मीट वैसे ही रहेगा, वो मी है तो ये बन जाएगा हिम। टुमारो भी नहीं बदलेंगे, टुमारो भी वैसे ही रहेगा। समझ में आ रही है बात? जैसे मैं एक एग्जांपल और लिखूं, थोड़ा नहीं भी समझ में आया होगा कुछ लोगों को।
एक और एग्जांपल लिख दूं यहाँ पे, जैसे कि दे से, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, दे से आई, या और बड़ा कर देंगे, दे से ही, नहीं नया सेंटेंस है ना, ही वर्कड हियर yesterday, मान लेते हैं सेंटेंस हमारा ऐसा है। तो अभी से का तो फिर सही रहता है ना, ये हो जाएगा दे से, कंजंक्शन अपने से हम दैट लगा देंगे, ही नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, सब आगे क्लास में सीखेंगे। मैं बस अभी ये टेंस और ये एडवर्ब्स के बारे में बता रहा हूँ। दैट ही वर्कड वैसे ही रहेगा, ये पास्ट में नहीं जाएगा। वर्कड हियर का भी हियर ही रहेगा, येस्टरडे का ना येस्टरडे ही हो जाएगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ वाली बात आपकी रिपोर्टिंग वर्ब वाली बात प्रेजेंट हो, या फिर रिपोर्टिंग वर्ब वाली बात आपकी फ्यूचर हो, तो अंदर का जो ये टेंस है ये नहीं बदलेगा। ये जो एडवर्ब्स हैं या फिर जो डिटर्मिनर्स हैं वो नहीं बदलेंगे। बाकी सारे चेंजेस होंगे, लेकिन इनमें चेंजेस नहीं होंगे। बात है कि आखिर इनके साथ ऐसी क्या खासियत है कि हम इनमें कोई चेंज ही ना करें। तो आ जाएं भाई, इनको भी देख ही लेते हैं क्यों नहीं बदलते। ये इसका रीज़न है, एक बड़ा ही अच्छा रीज़न है। रीज़न ये है कि मान लेते हैं कि हमारा ये टाइम स्केल है, ऐसे नहीं, यहाँ हम मान लेते हैं ये हमारा टाइम स्केल है, पूरा टेंस ही है जिसकी वजह से नहीं बदल रहा। इस टेंस पे इस वाले पॉइंट को मैंने लिख दिया प्रेजेंट, इस वाले पॉइंट को मैंने लिख दिया फ्यूचर। टेंस वगैरह क्लियर होगा तभी आएगा भी ये। इस वाले पॉइंट को मैंने रख दिया पास्ट, ठीक है। मान लेते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब मतलब जिस टाइम आप बोल रहे हैं अगर वो प्रेजेंट है, यही पॉइंट है, मान लेते हैं प्रेजेंट। आपने बोला राम सेज, तो आप तो जब प्रेजेंट में किसी बात को रिपोर्ट कर रहे हैं तो जो पास्ट में हो चुका है रिपोर्ट तो आप उसको भी कर ही सकते हैं। राम सेज मोहन वर्कड हार्ड, तो भाई पास्ट की बात भी प्रेजेंट में बता सकते हैं, प्रेजेंट में जो चल रहा है वो भी बता सकते हैं। मोहन इज वर्किंग हार्ड, भाई अभी तुरंत बोल रहे हैं, वो कहता है कि मोहन अपना काम कर रहा है। मान लेते हैं कि आप फ्यूचर की बात करना चाहिए, बता सकते हैं आप मोहन विल वर्क हार्ड, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब है फ्यूचर, जैसे कि राम विल से, ऐसे राम विल से, राम तुमसे बोलेगा। तो अगर राम तुमसे कुछ बोलेगा तो हो सकता है पास्ट में कुछ घट बीत चुका हो, वो आके बोलने आए, अरे यार तुमको पता है राम जा रहा है और तुमसे बताएगा कि मोहन अच्छा काम किया था, तो यानी पास्ट की बात भी आप यहाँ बता ही सकते हैं। आप प्रेजेंट, अच्छा राम जा रहा है और तुमसे बताएगा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, तो यानी आप यहाँ प्रेजेंट की बात भी बता सकते हैं। अरे यार राम जा रहा है और बताएगा कि मैं कल नहीं आऊँगा, यानी फ्यूचर की बात भी बता सकते हैं इसके आगे। तो होता ऐसा है कि जब ये रिपोर्टिंग वर्ब आप फ्यूचर में कर देते हैं या फिर रिपोर्टिंग वर्ब आप प्रेजेंट में कर देते हैं तो आप किसी भी टाइम की बात को बता सकते हैं। तो टाइम से रिलेटेड कोई एरर वहाँ होते नहीं है। जब कोई एरर होते ही नहीं है, इसी वजह से जब बातें रिपोर्टिंग वर्ब और फ्यूचर की होती है ना, तो वहाँ पे हम नो चेंज कर देते हैं। चेंज करने में कोई कहीं की बात कर सकते हैं। चेंजेस जो सारे के सारे होते हैं वो होते हैं सबके सब पास्ट में ही। क्यों होते हैं पास्ट में, आपको बताता हूँ। मान लेते हैं वही सारे सेंटेंसेस हैं हमारे। मैंने बोला रिपोर्टिंग वर्ब हमारा ऐसे है, राम सेड, ठीक है ना, राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, राम सेड ऐसे लिख दिया, मोहन वर्कड हार्ड। एक मान लेते हैं कि ऐसे हमारा स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट मान लेते हैं ऐसे बन गया, मोहन विल वर्क हार्ड। मान लेते हैं कैसे बन गया हमारा,
एक ऐसे जनरली ले लेते हैं समझने के लिए कि क्यों आखिर उधर नहीं बदलते, क्यों पास्ट में बदल जाते हैं। मोहन इज वर्किंग हार्ड। अभी तो बस हम एक मोटा मोटी बेसिक आइडिया सिर्फ सीख रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए है क्या होता, कुछ ऐसा है कि स्पीकर ने किसी बात को कहा, ये तो स्पीकर के अपने ओरिजिनल सेंटेंस हो गए, ठीक है, अच्छी बात है भाई, हो गया। अब जब रिपोर्टर इस बात को रिपोर्ट करेगा, रिपोर्टर मतलब न्यूज रिपोर्टर नहीं, रिपोर्टर मतलब हनु रिपोर्ट समथिंग, जो बात को बताए, जब रिपोर्टर इन बातों को बताएगा सेड, तो अगर ऐसे ही लिख दिया तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने इसको चेंज नहीं किया, मान लेते हैं कि अब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इसको ऐसे ही बना देते हैं, राम सेड दैट मोहन वर्कड हार्ड। मोहन वर्कड हार्ड मान लेते हैं, कैसे बना दिया, मान लेते हैं दैट सब में लगा दिया, दूसरा लिख दिया मोहन विल वर्क हार्ड। मोहन विल वर्क हार्ड मान लेते हैं, आपने लगा दिया मोहन इज वर्किंग हार्ड। मान लेते हैं मोहन इज वर्किंग हार्ड। मान लेते हैं कि हमारे ये सारे सेंटेंसेस हैं जिन पे हम लोगों को समझना है। अब दिक्कत पता है यहाँ क्या हो जाएगी, जैसे कि यहाँ मीनिंग ही बदल जाएगी। सेड, अब इन दोनों को देखिए, राम ने जब जो बात कही, ये वाली बात, तो पास्ट लिखा है, तो इसका मतलब है कि राम ने जिस भी वक्त राम ने कहा, तो राम ने, मान लेते हैं इसी पास्ट में खड़ा हूँ, राम ने कहा, कह दिया। आगे जो लिखा है कि मोहन वर्कड हार्ड, तो जब भी कहा होगा वो वाला एक्शन हो चुका रहा होगा पास्ट में, तो अंदर है तो समझ में तो आ जा रहा है, चलो ठीक है भैया, कही बात है, जब कहा होगा उसके पहले हो गया। लेकिन जब इन्वर्टेड कॉमा से हटा देंगे आप, तो आपको तो पता है ना वहां से कि मोहन ने जब भी इस काम, मतलब राम ने जब भी बोला, तो ये काम तो हो चुका था, यानी बोलने के पहले ही हो चुका था। तो जब बोलने के पहले हो चुका था, सेड यहाँ है, तो वर्ड जब आप बाहर निकालेंगे तो वो तो यहाँ पहुँच जाएगा ना, तो ये तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो पास्ट में खड़े होकर के जब आप कोई बात बोल रहे होते हैं, पास्ट में कुछ ने उस वक्त कहा, तो उसने जिस वक्त कहा, तो हर एक बात तो पास्ट के ही रिस्पेक्ट में हो जाएगी, प्रेजेंट और फ्यूचर तक तो पहुंचेगी ही नहीं। तो बातों को भी पास्ट के रिस्पेक्ट में, जो पास्ट ऑफ पास्ट में जा रहा है, पास्ट ऑफ पास्ट में कर दीजिए, ये सीखेंगे अभी। विल, तो राम ने कहा कि मोहन करेगा, तो राम ने जब कहा होगा तो मोहन तो उसके आगे फ्यूचर में करने को कहा होगा, तो वो जो फ्यूचर होगा, पास्ट में अगर फ्यूचर है तो पास्ट के फ्यूचर के लिए विल का हम यूज नहीं करते, वुड का यूज करते हैं। तो फिर तो विल तो ये होता है ना, जब आप प्रेजेंट में बोलें या फ्यूचर में बोलें, तो इसके आगे जब जाएंगे आप तब विल का यूज करेंगे। लेकिन जब पास्ट में कहा है और पास्ट के फ्यूचर को दिखाना है, तो ये तो यहाँ तो पहुँच ही नहीं रहा है, इसके आगे यहीं रह गए ना आके, तो ये विल का वही पास्ट हो जाएगा, तो ये आपका बात हो जाएगी वुड। तो ये इसका मतलब ये निकलेगा ना कि राम ने जब भी इस बात को कहा, उस वक्त काम हुआ नहीं था, उसने जब कहा, वो कहा था कि मैं करूंगा, तो उस वक्त के, उस पास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे के फ्यूचर में करने को कहा था, वही मैसेज भी था हमारा। अब किसी ने बोला कि राम सेड मोहन इज वर्किंग, सेड अगर यहाँ है तो मोहन इज वर्किंग यहाँ कैसे हो सकता, यानी राम ने जिस वक्त ये बात कही थी उसी वक्त मोहन काम कर रहा था। तो यानी कि जब इसको यहाँ से बाहर निकालेंगे तो ये जो काम चल रहा था वो यहाँ थोड़े चल रहा है, मोहन ने जब कहा उस वक्त, तो इसको इसके बराबर में लेके जाना पड़ेगा। तो अगर ये पास्ट है तो इसको काट करके वॉज कर दीजिए, तो इसका मतलब राम ने कहा कि मोहन काम कर रहा था, तो ये उसी वक्त काम कर रहा था। तो पास्ट के, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट है, तो आगे के सारे मैसेज इस पास्ट के हिसाब से, देखिए प्रेजेंट और फ्यूचर तो फिर हो ही नहीं सकता, अगर कह दिया तो यहाँ कह दिया, तो यहाँ और यहाँ की तो बात ही नहीं हो सकती। यानी अब यहाँ पे अगर कहा है और जो चीज़ हो चुकी है वो इसके पहले चला जाएगा। यहाँ पे अगर कहा है जो फ्यूचर में करना है, तो विल और शैल की जगह पे क्या बनेगा, यहाँ पे वुड हो जाएगा, कैन की जगह पे आपका कुड हो जाएगा, मे की जगह पे आपका माइट हो जाएगा, ये ऐसे बदल जाएंगे सब। समझ रहे हैं बात को? प्रेजेंट अगर बोला हुआ है तो सबके सब ये पास्ट में ही चले आएंगे। ये जो परिवर्तन हो रहे हैं, द चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस ओवर हियर, पास्ट के टाइम के लिए, जब पास्ट होगा तो बदलेंगे, पास्ट नहीं होगा तो नहीं बदलेंगे। ये बात क्यों है, ये बात आपके समझ में आ गई हो तो कमेंट करके जल्दी से बताएं, फिर आगे की कहानी शुरू की जाए। जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं, फिर आगे बढ़ा जाए।
चलिए बहुत बढ़िया आ गया। तो अब आ जाएं, जरा देख लेते हैं इसमें जल्दी से हम लोग। अब यहाँ देख लें कि चेंजेस किन किन चीज़ों के होते हैं, तो अब जल्दी से लिख लेते हैं पूरा, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब, जो वहाँ बातें हम समझे हैं, अगर वो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो टेंस बदलेगा, और जब टेंस बदलेगा तब बाकी सारी चीज़ें बदल जाएंगी। टेंस नहीं बदलेगा तो कुछ नहीं बदलेगा। तो मान लेते हैं कि डायरेक्ट में कुछ लिखा गया है, पहले लिख ही लेता हूँ सब, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। डायरेक्ट में मान लेते हैं पहला लिखा गया है, प्रेजेंट के 4 पार्ट हो सकते हैं। ए इंडेफिनिट, बी प्रेजेंट इन डेफिनेट, बी कॉन्टिन्यूअस, सी परफेक्ट, डी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है ना। तो ऐसे ही इसके पास्ट भी होंगे। फिर तो प्रेजेंट अगर है तो पास्ट के भी सारे होंगे। पास्ट चारों पार्ट ए। अगर डायरेक्ट में ये लिखा है तो कैसे बदलेंगे, सब लिखने चल रहे हैं हम लोग। बी कॉन्टिन्यूअस, सी परफेक्ट, डी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, तीसरा आपका तो जनरली वही रहेगा, विल और शैल, कैन, मे, ये रहेंगे ना सारे के सारे ये। तो इनको ज़रा देख लेते हैं कैसे बदलेंगे। तो जब हम इन्हें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लेकर के आएंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, वो जो प्रेजेंट है दैट वुड बी पास्ट। अब ये सारे के सारे वही रहेंगे, लेकिन प्रेजेंट से हट करके पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और पास्ट के अकॉर्डिंग सारे बदल जाएंगे। उधर अगर वो पास्ट है तो रहेगा तो पास्ट ही। यहाँ कोई दिक्कत वाली ऐसी कोई नई बात तो है नहीं। यहाँ ये भी इधर पास्ट ही रहेगा, लेकिन ये जो ए है ना, पास्ट इंडेफिनिट, ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस बी, ये पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। और जो ये दोनों हैं ये हो जाएंगे नो चेंज, या इसको आप लिख लें अनचेंज्ड, इसमें नहीं बदलाव आएगा। पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा। वो क्यों रहेगा, उसका भी रीज़न है। ये जो दोनों है ना, अगर ये पॉसिबिलिटी ही बता रहे हैं, क्योंकि विल और शैल पॉसिबिलिटी ही बताते हैं, तो ऐसा मत समझिएगा कि विल का वुड होगा और शैल का शुड होगा। अगर ये पॉसिबिलिटी ही बता रहे हैं तो विल और शैल दोनों का वुड ही होगा पॉसिबिलिटी के केस में। ऐसा नहीं कि शुड मार दें उसको। इसको कलर चेंज करें पहले, ये आपका वुड ही रहेगा। ये ऊपर हट गया इतना, वुड। अब कैन और मे की बात अगर है तो कैन का तो कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा। क्या इतनी बातें समझ में आई आपको? जल्दी से कमेंट करें, पास्ट है तो। एक और लिख लें क्या यहीं पे, मस्ट। मस्ट है और पास्ट है तो इधर क्या हो जाएगा, हैड टू हो जाएगा। ठीक है, तो ये बातें आपको दिमाग में रखनी है। क्या ये क्लियर हुआ सब? कियारा जी, एक फोर्थ पॉइंट और देख लेते हैं, क्या क्या नो चेंज होगा इसमें। ये बदल गया। फोर्थ पॉइंट मान लेते हैं नीड है, डेयर है, शुड हो गया, हैड बेटर हो गया, वुड रैदर हो गया। एक और लिख लें क्या,
यूज्ड टू हो गया, ऑट टू हो गया, दिख रहा है उधर, हाँ दिख रहा है, ये अनचेंज्ड रहेंगे, अनचेंज्ड मतलब इसमें कहीं से कोई भी चेंजेस टेंस में नहीं किए जाएंगे। अच्छा, जैसे कि टेंस के चेंजेस हो रहे हैं, ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा। एक नोट लिख देता हूं यहां पे मैं, नोट, जो यूनिवर्सल फैक्ट्स हो गए, यूनिवर्सल फैक्ट्स आपके जो जो भी फैक्ट्स हो गए, साइंटिफिक फैक्ट्स हो गए, फैक्ट्स एटसेट्रा, ये जो फैक्ट्स वाली बातें होती हैं ना, जनरल सेंस में जो यूज आती हैं, जनरली मतलब परमानेंट होते ही हैं, कुल मिलाकर के इन शॉर्ट इनको हम बोलते हैं परमानेंट नेचर के एक्शंस, वो तो कोई बदल ही नहीं सकते, तो ये हमेशा अनचेंज रहेंगे, इनके भी टेंस में कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे। सब सीखेंगे हम, लेकिन आज नहीं कल सीखेंगे। तो टेंस में यही ध्यान देना है कि अगर फैक्ट्स के अलावा कोई बात है तो उनका तो बदलेगा, फैक्ट्स के अलावा अगर कोई बात नहीं है तो फैक्ट्स के अलावा है तभी बदलेगा, फैक्ट्स है तो कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, अब हम इसमें एक काम करते हैं, एडवर्ब्स और डिटर्मिनर्स के बारे में भी लिख ही लेते हैं, जो चेंजेस आते हैं देखने को, फिर कल से अपनी क्लास शुरू की जाएगी बढ़िया से। एक और नोट कर लिख लेते हैं यहीं पे, एडवर्ब्स एंड डिटर्मिनर्स ये चेंज होते हैं। कब चेंज होते हैं? इफ टेंस चेंजेस, जब टेंस बदलेंगे तभी एडवर्ब और डिटर्मिनर बदलेंगे, यानी कि ये बदलेंगे तभी जब पास्ट की बात हो, जब पास्ट की बात होगी तो फिर भी बदल जाएगा अपना पूरा आगे। तो जैसे कि नाउ हो गया, नाउ का देन, अगव, बिफोर, टुडे, दैट डे, सब एडवर्ब्स हैं। टुनाइट, दैट नाइट, टुमारो, द नेक्स्ट डे, मान लेते हैं yesterday, the previous day, the previous day, here, there, hence, thence, this, कलर चेंज कर दूं क्या? हाँ अच्छा रहेगा, thence है ना यहाँ, this का जब ये डिटर्मिनर होंगे तब की बात हो रही है ये, that, these का those, जरा बताएं तो समझ में आया इतना? ये जो एडवर्ब और डिटर्मिनर के चेंजेस हम देखने को मिल रहे हैं ना यहाँ पे, ये तभी मिलेंगे जब आप लोग टेंस वाला बदलाव करेंगे। ये आपका द फॉलोइंग डे भी हो सकता है, द फॉलोइंग डे भी हो सकता है, नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे। समझ आया है सब? कमेंट करें जल्दी से और बताएं पहले, फिर आगे बढ़ा जाए। आ गया? नहीं, अच्छा एक छूट रहा है यहाँ पे, येट हो जाएगा टिल देन, मुझे लगता है इतना काफ़ी है। ये सारे रहे हमारे कॉन्सेप्ट्स। एक तो रहा टेंसेस कब बदलेंगे, दूसरा ये रहा आपका कि ये कब बदलेगा, एडवर्ब्स एंड डिटर्मिनर्स, जब टेंस बदलेगा तब बदल जाएंगे। ध्यान ये रखिएगा कि यूनिवर्सल फैक्ट्स वगैरह साइंटिफिक फैक्ट्स है जो परमानेंट नेचर के एक्शन से वो नहीं बदलते, यूज टू नहीं बदलेगा, डेयर नहीं बदलेगा, नीड नहीं बदलेगा, अगर ये मॉडल्स हैं तब।
बाकी सारे वुड रेदर शुड ये सब नहीं बदलते। एक काम करते हैं ना, ये लगे हाँ तो प्रोनाउन वाले चेंजेस भी देखी लिख ही लेते हैं, फिर इसके बाद कल जब मिलेंगे तो हमें इन पर सब पे क्वेश्चंस करना पड़ेगा। चेंजेस इन प्रोनाउन, चेंजेस इन प्रोनाउन, कल वाली क्लास में सब इसको याद करके आइएगा, तभी बदल पाएगा, नहीं बदलेगा नहीं। एक तो आप लोग पता नहीं, अगर कोई पढ़ा होगा ऐसा तब कि सन अपॉन 123 ये सब नहीं पढ़ना है, ये सब काम नहीं करते हैं, ये सब जुगाड़ वाले तरीके हैं, कहीं काम करेंगे कहीं काम नहीं करेंगे। जो लिखाने जा रहा हूँ उसी को लिख लीजिए, कल इसको पढ़ेंगे समझेंगे डिटेल में। पहला, जो फर्स्ट पर्सन होता है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन है तब ऑफ कोर्स चेंजेस इन प्रोनाउन ब्रैकेट में लिख लेते हैं इन रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है ना। रिपोर्टेड स्पीच मतलब जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखे रहेंगे। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन है कहीं किसी भी फॉर्म में, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है आई और वी। ये जो चेंज होंगे ना, इट विल चेंज्ड, ओके, इट विल चेंज या इट चेंजेस, होता ही है ना ऐसा, इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द, इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द, मतलब आई वी का मतलब सिर्फ आई वी नहीं है, आई, मी, माइन, माई सेल्फ, वी, अस, आवर, सारे फैमिली मेंबर्स की बात हो रहे हैं। इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, स्पीकर, स्पीकर बोले तो सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, ये इसके अकॉर्डिंग बदलेगा। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपका सेकंड पर्सन आया, अभी एक एग्जांपल देके समझा भी दूंगा मैं आपको, परेशान मत होइएगा। सेकंड पर्सन, तो यहाँ पे यू ही होगा, यू लिसनर होता है, तो इसमें क्या बनेगा, इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, यानी जो ऑब्जेक्ट हो हमारा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो रिपोर्टर है, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। अब अगर इधर आपके थर्ड पर्सन आते हैं, थर्ड पर्सन, इसमें तो कई सारे हो सकते हैं, ही, शी, इट, दे, तो ये अनचेंज्ड होते हैं, इन्हें हमें बदलने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, अनचेंज्ड। अब ये क्यों अनचेंज्ड है, लेट अस अंडरस्टैंड इट। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा यहाँ पे, पहला मैंने लिखा राम said to her, comma inverted comma, you are my teacher। ये देखिए हमारा एक सेंटेंस है। अच्छा, अगर हम प्रोनाउन की बात करें, इसको तो बनाइए आप, तो प्रोनाउन में कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी हमें। एक तो प्रोनाउन का कोई एक नंबर होगा, कोई पर्सन होगा, उसका एक केस होगा, उसका एक जेंडर होगा। जेंडर बोले तो कि मेल या फीमेल की बात हो रही है, केस बोले तो जो डिफरेंट केसेस नहीं होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड ऑल, पॉजेसिव एडजेक्टिव। पर्सन का मतलब क्या है, फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन है, यही वाली बात हो रही है। नंबर का मतलब हो गया इधर सिंगुलर एंड प्लूरल। इसके प्रोनाउन के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो यही हैं, ये प्रोनाउन के हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। आप बात समझ पा रहे हैं, ये सारे के सारे हमारे प्रोनाउन में जो लिखे गए हैं ये प्रोनाउन के एट्रीब्यूट्स हैं। तो नंबर करने का मतलब जैसे कि ये जो प्रोनाउन यहाँ लिखा गया है, ये देखिए रिपोर्टिंग वर्ब है, और इधर ही समझ लेते हैं, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है। अब ये क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है, तो जो ऑब्जेक्ट है राम ने कहा, तो ये राम ही क्या बन गया, स्पीकर। यहाँ पे तो जो सुना वही क्या बन गया, यहाँ पे लिसनर, क्या बन गया, लिसनर। आपने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सेकंड, रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकंड पर्सन आया है तो सेकंड पर्सन क्या होता है, लिसनर होता है, तो लिसनर को लिसनर के हिसाब से बदल देते हैं। अगर फर्स्ट पर्सन आया तो ये स्पीकर होता है, तो स्पीकर को यहाँ के स्पीकर के हिसाब से बदल देते हैं।
तो कैसे बदलेगा, राम टोल्ड हर, अब कंजंक्शन असर्टिव सेंटेंस में तो दैट ही लगेगा, दैट। अब आपको देखना ये है कि ये जो वर्ब है ना, इसका यहाँ पे सब्जेक्टिव केस था, तो रिपोर्टिंग वर्ब में, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन आपने लिखा है, जिस केस में है ना वो केस नहीं बदलेगा। सब्जेक्टिव केस हो तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट ही होगा, यानी कि जो केस होता है ये नो चेंज होता है, ये नहीं बदलेगा। दूसरा, अगर वो सिंगुलर है तो यहाँ सिंगुलर होगा, वो प्लूरल है तो यहाँ प्लूरल होगा, यानी कि जो नंबर है वो भी नहीं बदलेगा, नो चेंज, नो चेंज, ये एट्रीब्यूट इसके चेंज नहीं होंगे। तीसरा, अगर वो लड़की है तो लड़की ही रहेगी, लड़का है तो लड़का ही, यानी जेंडर में भी हमें इसमें कहीं से भी कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, नो चेंज। हमें जो देखने को मिलेगा खाली पर्सन बदलेगा, यहाँ सेकंड पर्सन था, अब ये सेकंड पर्सन उधर जाएगा तो हर है, तो हर की बिरादरी का कोई पर्सन यहाँ पे आएगा, लेकिन आएगा सब्जेक्टिव केस, तो हर का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, शी होता है। यानी अगर चेंज अगर कुछ होगा हमारा तो बस यही वाला चेंज होगा, यानी कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को बदलते हैं तो प्रोनाउन के जो ये 4 एट्रीब्यूट्स हमारे होते हैं, इन चारों में से सिर्फ पर्सन वाला एट्रीब्यूट बदलता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो ये बन गया। अब चूंकि उधर पास्ट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा हुआ था, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सी के हिसाब से क्या हो जाएगा, पास्ट। ये माई है तो यहाँ पे हमें चाहिए पजेसिव एडजेक्टिव वाला ही केस चाहिए, लेकिन किसका केस चाहिए, राम वाली बिरादरी का। राम है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो जो थर्ड पर्सन वहाँ आया हुआ है वहाँ पे राम के हिसाब से ही होना चाहिए, तो ही का क्या बनेगा यहाँ पे, हिज टीचर। अच्छा, अभी मुद्दे की बात ये आ रही है कि आखिर थर्ड पर्सन वाला नो चेंज क्यों हो गया। थर्ड पर्सन नो चेंज इसलिए हो गया कि जैसे कि इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का रेफरेंस यहाँ मिल जाता है, एक स्पीकर होता है, एक लिसनर होता है, लेकिन एक एग्जांपल अगर मैं आपके सामने लिखूं तो और बेहतर समझ पाएंगे आप इसे कि क्यों नो चेंज ही क्यों होता है। मैंने लिख दिया कि राम सेड टू मी, सीता, या ऐसे नहीं, ही टॉट हर। अब आपको पता ही होगा, प्रोनाउन में हमने पढ़ा ही था, ये तो बन गया हमारा स्पीकर, ठीक है, ये बन गया ऑब्जेक्ट जो होता है, ये तो लिसनर ही होता है क्योंकि इसी को बोला जा रहा है तो वही सुन रहा है। तीसरी बात जो यहाँ पे बन गई आपके, अब देखें जो वर्ब है यहाँ पे जो है ही थॉट, अभी थर्ड पर्सन है, ये भी थर्ड पर्सन है, तो रेफरेंस मिलने चाहिए। अगर वो स्पीकर होता तो स्पीकर को स्पीकर से मिलाते, लिसनर को लिसनर से मिलाते, तो रेफरेंस ही नहीं मिल रहा। जब थर्ड पर्सन टॉक्ड अबाउट कोई रेफरेंस ही नहीं मिल रहा है, इसलिए नो चेंज हो जाता है। तो ये बन जाएगा राम टोल्ड मी, असर्टिव में दैट होता है तो कुछ है ही नहीं इधर मिलने लायक, तो ही रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट है तो ये भी पास्ट है, तो पास्ट के हिसाब से पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, ही हैड टॉट हर। समझ में आ रही है बात। तो थर्ड पर्सन का नो चेंज वाला कॉन्सेप्ट है, वो रीजन बस यही है कि थर्ड पर्सन यहाँ पे अगर है तो टॉक्ड अबाउट है, तो उधर जबकि स्पीकर और लिसनर है, तो स्पीकर और लिसनर इधर है ही नहीं, उधर थर्ड पर्सन कुछ मिलता नहीं, इसलिए होता नहीं। अगर इधर भी थर्ड पर्सन का कोई रेफरेंस मिल पाता तो कर देते चेंज, लेकिन कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उधर या तो स्पीकर होगा और लिसनर होगा, या फिर सिर्फ स्पीकर होगा, टॉक्ड अबाउट कभी उधर आएगा ही नहीं। तो मुझे लगता है कि बेसिक बातें आपके समझ में आई होंगी। अभी जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए समझ में आ गया। तो ये सिर्फ बेसिक बातें थी, कल हम इन सबको यूज़ करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। हर एक तरह के 5 तरह के हमारे सेंटेंसेस हैं, उन पे बस इतना ही कॉन्सेप्ट हमको अप्लाई करना है। अब हर एक तरह के सेंटेंसेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस आएंगे, बस उन्हीं को लगाते जाएंगे। 4-5 आने वाले 4-5 क्लासेस में हमारा नरेशन भी हो जाएगा। समझ आ गया? चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कल फिर मुलाकात होगी हमारी, तब तक के लिए बाय।